हेलो फ्रेंड्स, जीके वैकेट स्टडी ट्यूब पर आपका स्वागत है। भारतीय राजनीति विज्ञान की सीरीज 19 में आज हम संसद के बारे में बात करेंगे। और हमारे चैनल पे जो जो अभी नए व्यूवर्स जुड़े हैं उनको यह बता दूं कि हमारे चैनल पे भारतीय इतिहास, पर्यावरण और भारत की भूगोल की सीरीज पूर्व में समाप्त हो चुकी है। और चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया रहेगा, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। इसके अलावा इनकी जो ई बुक है वह भी आ चुकी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी लिंक रहेंगे, वहां जाकर आप ई बुक परचेज भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा भारतीय संविधान संसद। हमेशा की तरह वन लाइनर फॉर्मेट में ही हम देखेंगे प्रश्नों को और समझेंगे। भारतीय संविधान के अनुसार भारत की संसद के कितने अंग हैं? भारत की संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा। तो इन तीनों को आपको याद रखना है। भारतीय संसद के ये 3 अंग हैं। इसके अलावा एक बात आपको यह भी याद रखना है कि भारतीय संसद 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि भारतीय संसद में कितने सदन हैं, तो सदन की बात आएगी तो पहला सदन कहेंगे हम कि लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, यानी कि 2 सदन यहाँ पर हैं। लेकिन यदि अंग की बात आएगी तो भारतीय संसद के 3 अंग होंगे, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो इनको आपको याद रखना है। सदन और अंग में ये अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के बारे में बात कर लेते हैं। राज्यसभा उच्च सदन कहलाता है। इसे दूसरा चैम्बर भी कहते हैं या बड़ों की सभा भी कहा जाता है। और इसमें राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के जो प्रतिनिधि होते हैं वे शामिल होते हैं। तो इसीलिए इसे राज्यसभा यानी कि राज्यों की सभा भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें राज्य और जो संघ शासित क्षेत्र होते हैं उनके प्रतिनिधि शामिल होते हैं। और आपको याद रखना है यह उच्च सदन कहलाता है राज्यसभा। दूसरा है सदन लोकसभा। तो लोकसभा को निचला सदन, निम्न सदन भी कहा जाता है। इसे पहला चैम्बर भी कहा जाता है या चर्चित सभा भी कहा जाता है। तो ये सभी नाम आपको याद रखने हैं। और लोकसभा में जो प्रतिनिधित्व होता है संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व होता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो हम प्रतिनिधि चुन कर भेजते हैं वे लोकसभा में ही जाकर अपना प्रतिनिधित्व देते हैं। तो ये देखा जाए तो एक तरह से आम लोगों की सभा है, लोगों की सभा है, इसीलिए इसे लोकसभा भी कहा जाता है। तो हमें याद रखना है राज्यसभा, लोकसभा। आगे बात करते हैं, राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग क्यों माना जाता है? तो संसद का जो अभिन्न अंग इसलिए मानते हैं क्योंकि संसद द्वारा पारित विधेयक तब तक विधि नहीं बनता जब तक राष्ट्रपति उसे स्वीकृति नहीं देते। तो देखिए, हमारी संसद का काम क्या है? प्रमुख काम देखा जाए तो कानून बनाना। लेकिन कानून कब बनता है? तो जब लोकसभा और राज्यसभा किसी विधेयक को पारित कर देते हैं, या राज्यसभा, लोकसभा किसी विधेयक को पारित कर देते हैं, लेकिन वो कानून अभी तक नहीं बना है, अभी तक वो विधेयक ही है। जब तक उसको राष्ट्रपति साइन नहीं करेंगे तब तक वह विधेयक कानून का रूप नहीं अख्तियार करेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमारे जो राष्ट्रपति हैं वह संसद का अभिन्न अंग है और इनके हस्ताक्षर के बिना कोई भी विधेयक जो है वह विधि नहीं बनता, कानून नहीं बनता। आगे बात करते हैं, लोकसभा सदस्य चुने जाने हेतु अंतिम आयु कितनी होनी चाहिए? यदि कोई लोकसभा का सदस्य चुना जाएगा तो उसकी न्यूनतम आयु क्या हो सकती है? तो यह है 25 वर्ष। लेकिन राज्यसभा के बारे में आपको 30 वर्ष ध्यान रखना है। तो 2 सदन है, लोकसभा, राज्यसभा, लेकिन लोकसभा में जहां न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए वहीं राज्यसभा में न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। तो आपको यह भी इनडायरेक्ट पूछा जा सकता है कि यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा के माध्यम से प्रधानमंत्री बनता है तो उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो वहां पे 30 वर्ष। आगे बात करते हैं, संसद सदस्य के निरर्हता संबंधी मामलों का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? तो जो संसद के सदस्य हैं, संसद मतलब लोकसभा राज्यसभा दोनों को यहां पर देखा जाएगा। तो राज्यसभा में सभापति द्वारा और लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद की गण पूर्ति या कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना भाग होता है? तो गण पूर्ति या कोरम वह न्यूनतम संख्या होता है जिसको किसी सदन की कार्यवाही को चलाने के लिए आवश्यक होता है, और उससे जब कम होता है तो हम कहते हैं कि सदन का कोरम नहीं पूरा हुआ है। तो 1/10 होता है कोरम, सदन की गण पूर्ति या कोरम जो होता है वह 1/10, यानी जितने भी सदस्य हैं उनका 10वां भाग।
और पीठासीन अधिकारी समेत कुल सदस्यों का 1/10 हिस्सा आपको याद रखना है। तो यहाँ यह याद रखना है, पीठासीन अधिकारी के समेत यह संख्या होती है, उसमें पीठासीन अधिकारी भी शामिल होते हैं। अब बात करते हैं कि लोकसभा में कोरम कितना होगा। तो लोकसभा में कम से कम 55 सदस्य का कोरम होगा, तभी लोकसभा कहेंगे कि लोकसभा का कोरम पूरा हुआ और कार्रवाई अब चल सकती है। राज्यसभा में कम से कम 25 सदस्य, तो आपको दोनों ही याद रखना है। आगे बात करते हैं, संसद सदस्यों को संसद की बैठक के पूर्व या बाद कितने दिनों की अवधि के लिए सिविल मामलों में गिरफ्तारी से मुक्ति प्रदान की गई है। तो यह जो गिरफ्तारी से मुक्ति प्रदान की गई है, यह सिविल मामलों में दी गई है और यह दिन अवधि है 40 दिन। आगे बात करते हैं, किस अनुच्छेद द्वारा संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित किया गया है। तो जो भी संसद के सदस्य होते हैं उन्हें संसद कार्य संचालन के लिए कुछ विशेषाधिकार दी गई है, कुछ छूट दी गई है। तो इनको यह अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 105 के माध्यम से। आगे बात करते हैं, भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन व्यवस्था कब से लागू की गई है। तो जो भी पेंशन व्यवस्था दी जाती है संसद सदस्यों को, वह 1976 से लागू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति एक समय में संसद के दोनों सदनों का सदस्य चुन लिया जाता है, ठीक है, और उसके द्वारा 10 दिन के भीतर यह सूचना नहीं दी जाती कि वह किस सदन में रहना चाहता है, तो उस स्थिति में किस सदन की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। तो प्रश्न को यहाँ समझिए। मान लेते हैं कोई व्यक्ति है ए, वह लोकसभा के लिए चुना जाता है और उसी समय राज्यसभा के लिए भी वह चयनित हो जाता है, ठीक है। और नियम तो यह है कि कोई व्यक्ति दोनों में से किसी एक सदन का ही सदस्य हो सकता है, दोनों सदन का सदस्य नहीं हो सकता। तो अब जब एक समय में 2 सदन का सदस्य चुन लिया जाता है तो निश्चित रूप से उसे एक सदन की सदस्यता छोड़नी होगी। लेकिन यदि वह किसी प्रकार की सूचना नहीं देता है अपने सदस्य चुने जाने के बारे में दोनों सदन के, तो 10 दिन के भीतर यदि वह सूचना नहीं दिया जाता है तो वह किस सदन में रहना चाहता है, तो इस संबंध में उसकी कौन सी सदन की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। तो राज्यसभा की सदस्यता मानी जाएगी कि उसकी समाप्त हो गई। तो यदि कोई व्यक्ति 2 सदन का सदस्य चुना लिया जाता है और उसके द्वारा कोई लिखित रूप में इच्छा व्यक्त नहीं की जाती कि किस सदन का सदस्य रहेगा, तो उस स्थिति में जो उसकी राज्यसभा की सदस्यता है वह समाप्त हो जाती है और लोकसभा की सदस्यता उसकी मानी जाती है। तो यह आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, यदि किसी सदन का सदस्य दूसरे सदन का भी सदस्य चुन लिया जाता है तो किस सदन में उसका रिक्त माना जाता है। यानी कि यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि यदि कोई सदस्य है, ठीक है, दूसरे सदन का भी सदस्य चुन लिया जाता है। मान लेते हैं एक स्थिति यह है कि लोकसभा का कोई सदस्य है और वह राज्यसभा में भी चुन लिया गया, तो इस स्थिति में उसका कौन सा पद रिक्त माना जाएगा। तो पहले वाले सदन में, तो पहला वाला जो सदन था लोकसभा, उसमें रिक्त माना जाएगा। और यदि वह राज्यसभा का सदस्य है और लोकसभा में चुन लिया जाता है तो उस स्थिति में क्या होगा, तो उस स्थिति में राज्यसभा का जो उसका पद है वह रिक्त माना जाएगा। तो कहने का मतलब है कि यदि कोई भी सदस्य दूसरे सदन का सदस्य चुन लिया जाता है तो उसकी पहली वाली जो सदन की सदस्यता है वह ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी, रिक्त माना जाता है। आगे प्रश्न पर चलते हैं, कोई विधेयक एक सदन से पारित होने के बाद दूसरे सदन में जाता है तब कितनी स्थितियां बनती हैं जिनमें संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति द्वारा संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था की जाती है। तो क्वेश्चन को समझ लें बढ़िया से, अच्छे से। क्वेश्चन यह कह रहा है कि कोई भी विधेयक, मान लेते हैं कोई विधेयक है, ठीक है, एक सदन से पारित होने के बाद, यानी कि मान लेते हैं लोकसभा से पारित होकर यह राज्यसभा में जाती है, ठीक है। तो जब राज्यसभा में जाती है तो संविधान के अनुच्छेद 108 में हम जानते हैं कि संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था की जाती है। तो जब कोई विधेयक एक सदन से पारित होकर दूसरे सदन की ओर जाता है तो वहां पर कितनी स्थितियां बनती हैं। तो मुख्य रूप से यहाँ 3 स्थिति बनती है। तो उन तीनों स्थिति को देख लेते हैं जब संयुक्त अधिवेशन अंततः बुलाया जाता है। तो पहली स्थिति यह होती है कि पहला सदन द्वारा विधेयक अस्वीकार कर दिए जाने के बाद, तो पहले सदन द्वारा जो विधेयक पास हो जाता है, पारित हो जाता है, वह अगर दूसरा सदन विधेयक अस्वीकार कर देता है तो उस स्थिति में, तो पहली स्थिति को समझ लेते हैं। यानी कि अगर लोकसभा ने विधेयक को पास कर दिया और राज्यसभा के पास भेजा गया और राज्यसभा ने बोला नहीं ये विधेयक हमें अस्वीकार है, तो पहली स्थिति यह बनती है। दूसरी स्थिति कब बनती है, विधेयक पर किए जाने वाले संशोधन के संबंध में दोनों में अंतिम रूप में असहमत हो। तो मान लेते हैं कोई विधेयक है वह लोकसभा में भी और राज्यसभा में, ठीक है, तो दोनों ही सदन क्या है कि उस विधेयक पे असहमत हो,
संशोधन जो किया गया विधेयक पर, अंततः दोनों में असहमति है। तो ना ये विधेयक को सही मान रहे हैं, ना ये मान रहे हैं, तो दोनों में असहमति है। तो दूसरी स्थिति यह होगी। तीसरी स्थिति क्या है? तीसरी स्थिति यह है कि दूसरे सदन को विधेयक प्राप्त होने की तारीख से उसके द्वारा विधेयक पारित किए बिना 6 माह से अधिक समय बीत गया हो। तो तीसरी स्थिति यह है कि मान लेते हैं कि राज्यसभा द्वारा कोई विधेयक को पारित किया गया और लोकसभा में यह भेजा गया, लेकिन लोकसभा में जब ये विधेयक भेजा गया तो लोकसभा में जो विधेयक की अवधि है 6 माह से भी ज़्यादा हो चुकी है, अभी तक यह लोकसभा में ही अटका पड़ा हुआ है। तो जब इतना लंबा समय तक अटका पड़े रहेगा तो उस विधेयक का कोई मतलब ही नहीं है, वह तो कानून बन ही नहीं पाएगा, आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। तो ये 3 स्थितियां होती हैं जब संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और यह की जाती है अनुच्छेद 108 के तहत। तो तीनों ही स्थिति को आपको याद रखना है। इन तीनों ही स्थितियों को आप अच्छे से पढ़ के समझ लें। आगे बात करते हैं। इसके अलावा एक बात हमें यह भी ध्यान रखना है कि संविधान संशोधन विधेयक तथा धन विधेयक के संबंध में संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था नहीं है। तो ऐसे 2 मामले आपको याद रखने हैं जिनमें संयुक्त अधिवेशन नहीं हो सकता। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में अब तक हुए संयुक्त अधिवेशन। तो आखिर संयुक्त अधिवेशन जो अनुच्छेद 108 के तहत बुलाया जाता है, तो भारत में अभी तक देखा जाए तो कितने संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, पहला जो संयुक्त अधिवेशन हुआ था दहेज निरोधक कानून 1961 जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में, जब ये प्रधानमंत्री थे उस समय। दूसरा बात करें तो बैंकिंग आयोग विधेयक 1978 इंदिरा गांधी के समय। तीसरा बात करते हैं पोटा एक्ट 2002 जो अटल बिहारी वाजपेयी के समय आया था। तो ये इन 3 संयुक्त अधिवेशन को भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध की स्थिति में संसद की संयुक्त बैठक कब बुलाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है साधारण विधि निर्माण को पारित करने की स्थिति में। तो जैसा कि हमने देखा, संविधान संशोधन हो या वित्त विधेयक का मामला हो, धन विधेयक का मामला हो, उस स्थिति में संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती है। तो संयुक्त बैठक कब बुलाई जाती है? किस मामले में गतिरोध हो? तो जो साधारण विधि के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको अगर पारित कराना हो, उससे संबंधित हो, तो उस स्थिति में ही संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। आगे बात करते हैं, भारत में विपक्ष के नेता को पहली बार मान्यता कब दी गई? तो विपक्ष के नेता की जो मान्यता हुई वह पहली बार 1965 में दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद के सामान्यतः वर्ष में कितने सत्र होते हैं? तो भारतीय संसद का हमारा सत्र चलता है, तो एक वर्ष में सामान्यतः 3 सत्र होते हैं। तो पहला सत्र बजट सत्र फरवरी से मई के मध्य में, दूसरा मानसून सत्र जुलाई से सितंबर, और तीसरा शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर। तो इन 3 सत्रों को आपको याद रखना है। इसके अलावा आप यह भी ध्यान रख सकते हैं कि हमारा जो सत्र होता है उसमें सबसे बड़ा जो सत्र होता है वो बजट सत्र होता है। आगे बात करते हैं, संसद की बैठकों में कितनी अवधि तक लगातार अनुपस्थित रहने के कारण सदन उस सदस्य का स्थान रिक्त घोषित करता है? तो यदि कोई सांसद है, किसी सदन का सदस्य है और लगातार वह 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है बैठकों से, तो उस स्थिति में उस सदस्य का जो स्थान है वह रिक्त घोषित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितनी अवधि से ज़्यादा नहीं होना चाहिए? तो संसद का जो 2 सत्र होता है, जो हमने सत्र देखा, तो उसमें 6 माह से ज़्यादा अंतराल नहीं हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सत्र के सत्रावसान और दूसरे सत्र के आरंभ होने की मध्य की समयावधि कहलाती है? तो यह कहलाता है अवकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सदन को बिना समय बताए स्थगित कर दिया जाता है कि अब वह किस दिन आहूत होगा, तो इसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर याद रखना है, ध्यान रखना है कि सदन को बिना समय बताए, कोई समय नहीं बताया जा रहा है कि अगला जो सत्र है कब आएगा। तो यह आता है अनिश्चितकालीन स्थगन। तो अनिश्चितकालीन स्थगन यानी कि इसमें डेट बताया ही नहीं जा रहा है, तो हमें याद रखना है कि इसे कहते हैं अनिश्चितकालीन स्थगन। यानी कि इस स्थिति में क्या होता है कि बिना समय बताए स्थगित कर दिया जाता है सदन को। आगे चलते हैं, संसद का सत्रावसान किसके द्वारा किया जाता है? तो सत्रावसान जब भी होता है तो वह राष्ट्रपति के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, सदन का स्थगन किसके द्वारा किया जाता है? तो स्थगन में हमें याद रखना है, सदन का स्थगन जो होता है वह पीठासीन अधिकारी द्वारा होता है। तो सदन का स्थगन और सत्रावसान, इन दोनों में आपको अंतर याद रखना है। एक सत्र का समाप्ति और दूसरे सत्र का आरंभ, तो वह सत्रावसान, यानी कि सत्रावसान वह स्थिति होती है जब सत्र की समाप्ति होती है, और सदन का स्थगन मतलब सदन की जो
प्रक्रिया है, कार्रवाई है, वह कुछ समय के लिए स्थगित की जाती है। तो यह जो है पीठासीन अधिकारी द्वारा स्थगित की जाती है। तो ये दोनों में अंतर आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, संविधान द्वारा किस भाषा को सदन की कार्रवाई की भाषा घोषित की गई है? तो दो भाषा है, हिंदी और अंग्रेजी। इसके अलावा क्षेत्रीय भाषा की भी व्यवस्था है, लेकिन हमें यह याद रखना है संविधान द्वारा किस भाषा को सदन की कार्रवाई की भाषा घोषित की गई है, तो हिंदी और अंग्रेजी। पीठासीन अधिकारी जो होते हैं वह किसी भी सदस्य को बोल सकते हैं कि आप अपनी मातृभाषा में बोल सकते हैं। तो यह पीठासीन अधिकारी को अधिकार है, और दोनों ही सदन में देखा जाए तो यह व्यवस्था है, और दोनों ही सदन में समानांतर रूप से अनुवाद की भी व्यवस्था की गई है। चलते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। नई लोकसभा के गठन से पूर्व वर्तमान लोकसभा का अंतिम सत्र क्या कहलाता है? तो यह जो सत्र कहलाता है लेमडक सत्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान लोकसभा के सदस्य जो नई लोकसभा हेतु निर्वाचित नहीं हो पाते हैं क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं लेमडक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक वर्ष में कम से कम संसद की कितनी बैठक होना आवश्यक है? तो कम से कम 2 बैठक तो होना आवश्यक ही है, और संसद के 2 सत्र के बीच अधिकतम अंतराल 6 माह होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग या संपूर्ण भारत में लागू कराने के लिए संसद कानून बना सकती है। तो कैसे बना सकती है? बिना किसी राज्य की सहमति से। तो किसी राज्य पर अंतर्राष्ट्रीय कानून लागू करवाना हो तो उस स्थिति में भारत सरकार जो है वह कानून बना सकती है, और उसमें उसके राज्य की सहमति आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्यकाल किस संसदीय व्यवस्था की देन है? तो यह जो हमारी भारतीय संसदीय व्यवस्था है उसी की देन है शून्यकाल। शून्यकाल को याद रखना है। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक हो सकती है। तो कितनी हो सकती है? अधिक से अधिक 1 घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का तात्पर्य क्या है? तो शून्यकाल का तात्पर्य अगर सामान्य शब्दों में देखा जाए तो उसका सही उत्तर है प्रश्न उत्तर सत्र। तो प्रश्न उत्तर सत्र कहें या शून्यकाल कहें, राजनीतिक शब्दावली दोनों एक ही है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राष्ट्र सूची के विषय पर किस अनुच्छेद के तहत कानून बना सकती है? तो अनुच्छेद 253। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित होती है। तो भारत संसद जो है कानून बनाती है। संसद का प्रमुख कार्य क्या है? कानून बनाना। लेकिन ऐसा नहीं कि संसद ने जो भी कानून बना दिया वह पूरी तरह से मान्य है और लागू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जो न्यायपालिका है उसे न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो न्यायिक समीक्षा द्वारा न्यायपालिका जो है भारतीय संसद की जो संप्रभुता है उसको प्रतिबंधित करती है। तो आपको यह याद रखना है। अगला क्वेश्चन, संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो जो संघीय बजट बनता है और संसद में पेश किया जाता है तो उसके लिए कौन उत्तरदायी है? तो आर्थिक कार्य विभाग। यह आपको याद रखना है, आर्थिक कार्य विभाग। नेक्स्ट प्रश्न, लेखानुदान केंद्रीय सरकार को क्या अनुमति प्रदान करता है? तो जो लेखानुदान होता है वह सरकार को यह अनुमति प्रदान करता है कि निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है। तो कौन सा है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो ये थे हमारे संसद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम लोकसभा और राज्यसभा से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको देखेंगे।